1 अप्रैल 1940 को सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जिस व्यक्ति की हत्या की थी, क्या वो भीड़ पर गोली चलाने वाला जनरल डायर था या फिर कोई और? आज भी इंग्लैंड में कई लोग इस मैसेकर में मारे गए इनोसेंट लोगों को क्रिमिनल्स मानते हैं। एक रिसेंटली कंडक्टेड इंटरव्यू में जनरल डायर की ग्रैंड डॉटर कैरोलाइन ने जलियांवाला बाग के विक्टिम्स को लुटेरे कहा था। पर क्यों? और क्या अंग्रेजों के पास गोली चलाने के अलावा कोई दूसरी चॉइस थी? थिंक टैंक की इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर का पूरा सच। कहानी की शुरुआत होती है 1915 से, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान नौजवान क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 इंट्रोड्यूस किया। पहले तो अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के 6 महीने बाद इस एक्ट को अबॉलिश कर दिया जाएगा, पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, अंग्रेज अपनी बातों से मुकर गए। उन्होंने इस एक्ट को पीछे लेने से साफ इनकार कर दिया। इस एक्ट को हटाना तो दूर, उसे और मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने 18 मार्च 1919 को रोलट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। रोलट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बस शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। ना अपील, ना दलील, ना वकील, सीधा जेल। और इसी एक्ट ने पब्लिक गैदरिंग और न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया था। यही कारण था कि इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया है। इस एक्ट के लागू होते ही एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी जिसका सीधा कनेक्शन जलियांवाला बाग मैसेकर से है। 6 अप्रैल को गांधी जी ने रोलैट सत्याग्रह का ऐलान किया और दूसरी तरफ पंजाब में इस एक्ट के खिलाफ कमान संभाल रहे सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल को एक मीटिंग के दौरान धोखे से अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। मुंबई से पंजाब विजिट करने जा रहे गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने बीच रास्ते में दिल्ली के पलवल स्टेशन पर अरेस्ट किया। बस इतने पे ही ना रुककर 13 अप्रैल को बैसाखी के पावन अवसर पर अंग्रेजों ने पंजाब में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया, जिससे पंजाब के हालात और बिगड़ गए। अंग्रेजों की इन एक्शंस को शांति से रिएक्शन देने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। करीब 10 से 15 हजार लोगों से जलियांवाला बाग खचाखच भरा हुआ था। द डे ऑफ मैसेकर। इस गैदरिंग के बारे में जनरल रेजिनाल्ड डायर को जैसे ही पता चला, वो अपने 90 गुरखा और पठान ट्रूप्स के सोल्जर को साथ लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा और इन सभी के पास 303 ली इनफील्ड राइफल्स थी। जलियांवाला बाग में एक ही एंट्री और एग्जिट का डोर था, वो भी डायर ने बंद कर दिया था। उसी एक लौते आने जाने वाले गेट के सामने खड़े होकर जनरल डायर ने बिना किसी नोटिस और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग का ऑर्डर दिया और तब तक गोलियां चलाई गई जब तक पूरी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। पूरे 10 मिनट तक ये फायरिंग चली, जिसमें 1650 बुलेट्स को फायर किया गया था। आज भी जलियांवाला बाग के दीवारों पर इन गोलियों के निशान मौजूद है। कईयों ने अपनी जान बचाने के लिए दीवारों से छलांग लगाई, तो कई लोग वहां मौजूद एक कुएं में कूद पड़े। बाद में उस कुएं से 120 डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। पर अंग्रेज बस यही तक नहीं रुके। उस दिन उन्होंने घायलों को मेडिकल हेल्प तक प्रोवाइड नहीं की और कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग पूरे शहर का पानी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी काट दिया। अंग्रेजों ने अपॉइंट किए गए हंटर कमीशन के अकॉर्डिंग उस दिन बस 400 लोगों की मौत हुई थी। पर जब कांग्रेस ने इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन किया, तब यह आंकड़ा 1000 से भी ज़्यादा का निकला। इंडियन नेशनलिस्ट स्वामी श्रद्धानंद जी ने गांधी जी को लिखते वक्त ये आंकड़ा 1500 का बताया था। इन सब में से हैरान करने वाली बात तो यह है कि मरने वालों में से 40 छोटे बच्चे थे, जिसमें से एक बस 7 महीनों का था, तो सबसे यंगेस्ट बस 1.5 महीने का नवजात शिशु था। इतनी बेरहमी के बाद आपको लगेगा कि ब्रिटिश जनरल को कुछ तो बुरा लगा होगा, कुछ तो पछतावा हुआ होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सुनते हैं हंटर कमीशन और रेजिनाल्ड डायर के बीच हुई इंटरोगेशन को। सर चिमनलाल ने डायर से पूछा, अगर जलियांवाला बाग में मिलिट्री की कार ले जाने जितनी जगह होती तो क्या वो मशीन गन से फायर करते? जनरल, had you been able to take in the armored car, would you have opened fire with the machine gun? डायर ने कहा, हाँ, शायद मैं ऐसा ही करता। I think probably yes. इस पर सर चिमनलाल ने कहा, फिर इसमें तो और ज्यादा लोग मरते। इस पर डायर का जवाब था, हाँ, प्रोबेबली यस। इतने एरोगेंस से स्ट्रेट फॉरवर्डली अपना गुनाह कबूल करने के बाद तो जनरल डायर को कड़ी सजा हुई होगी? नहीं। 8 जुलाई 1920 को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में जनरल डायर के अगेंस्ट वोटिंग हुई। 247 वोट्स उनके खिलाफ थे और 37 उनके फेवर में।
इस मैसेकर के इंसिडेंट को विंस्टन चर्चिल ने अनट्रेबली मॉन्स्ट्रस कहा। इतना सब होने के बावजूद भी जनरल डायर को किसी भी प्रकार की सजा नहीं हुई। उल्टा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तलवार देकर उसका सम्मान किया गया, जिस पर लिखा था सेवियर ऑफ पंजाब। यही नहीं, डायर के सपोर्ट में उसके ब्रिटिश सपोर्टर्स ने एक फंड रेज किया और उसे गिफ्ट दिया। अमाउंट था 26,317 पाउंड, जो आज के जमाने में 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का है। वही दूसरी तरफ विक्टिम्स को क्या मिला? हर फैमिली को बस 500 रुपए, वो भी कई महीनों की इंसाफ की लड़ाई लड़ने के बाद। कई महीनों तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस हादसे को दबाने की कोशिश की, पर दबाने में कामयाब ना हो सके, इसलिए इस हादसे को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर रुडयार्ड किपलिंग ने डायर को द मैन हु सेव्ड इंडिया बोलकर उसकी तारीफ की और 10 पाउंड का कंट्रीब्यूशन भी उसके फंड में किया। इतना सब करने के बावजूद अंग्रेजों ने अपॉइंट किए गए हंटर कमीशन ने डायर को दोषी नहीं पाया। ये सब एरर इन जजमेंट कहकर फायरिंग और मार्शल लॉ को जस्टिफाई करने की नाकामयाब कोशिश की। तो क्या सच में जनरल डायर से ये हादसा गलती से हुआ था? एक बार हो तो उसे गलती कह सकते हैं, पर अगर बार बार ऐसी गलतियां हो रही हो तो सुनिए वर्ल्ड फेमस हिस्टोरियन विल दुरांत जनरल डायर के मिलिट्री करियर के बारे में अपनी किताब में क्या लिखते हैं। अमृतसर में एक क्रिश्चियन मिशनरी इंग्लिश स्कूल टीचर के साथ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मारपीट हुई। जिस गली में ये घटना घटी, उस गली में लोगों को अपने पैरों पर चलने तक की परमिशन नहीं थी। उन्हें अपने पेट के बल रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह जाना पड़ता था। और बस इतना ही नहीं, खेतों में काम कर रहे बेगुनाह लोगों पर प्लेन से बम फेंके गए और ये सारे ऑर्डर्स जनरल रेजिनाल्ड डायर के दिए हुए थे। स्कूल के बच्चों को, नौजवानों को, प्रोफेसर्स को और साधु संतों को अरेस्ट करके उन्हें टॉर्चर करना, भरे चौराहे में उनके साथ मारपीट करना, ये सब बातें रेजिनाल्ड डायर के लिए काफी कॉमन थी। और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सारे फैक्ट्स अमेरिकन हिस्टोरियन विल दुरांत ने अपनी किताब में लिखे हैं। ये वही किताब है जो उन्होंने इंडिया को विजिट करने के बाद लिखी थी। जनरल डायर किस प्रकार का व्यक्ति था, ये हम पंडित नेहरू और डायर के बीच ट्रेन में हुई एक मुलाकात से जान सकते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि कांग्रेस ने इस इंसिडेंट की पब्लिक इंक्वायरी को लीड करने के लिए मोतीलाल नेहरू को अपॉइंट किया था और इसी सिलसिले में उन्होंने अपने बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अमृतसर भेजा। इस इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने डायरी में रिकॉर्ड किया, जैसे कि उन्हें जलियांवाला बाग की एक दीवार पर 67 बुलेट मार्क्स दिखाई दिए। अमृतसर से दिल्ली रिटर्न जाते वक्त पंडित नेहरू और जनरल डायर का ट्रेन कंपार्टमेंट सेम था। उन्होंने खुद जनरल डायर को अपने साथियों के साथ बात करते वक्त सुना और वो कह रहा था कि पूरा अमृतसर मेरे सामने घुटनों पर था। मैं चाहता तो पूरे अमृतसर को जलाकर राख कर सकता था, पर मैंने उन पर तरस खाकर उन्हें छोड़ दिया। देख रहे हो, बंदे की बातों में थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया के लीडर्स ने इस इंसिडेंट का कड़ा विरोध किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल और महात्मा गांधी ने अपना केसरे हिंद का टाइटल रिटर्न किया। जलियांवाला बाग हादसे में अंग्रेजों की बेरहमी को देखकर भारत के नौजवान क्रांतिकारियों का गांधी जी के अहिंसा वाले तौर तरीकों से भरोसा उठ गया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूकें उठा ली। इस हादसे के बाद ऐसे लीडर्स भारत में उभरे जो हर मुमकिन तरीके से आज़ादी पाना चाहते थे, फिर चाहे वो रास्ता नारे लगाने वाला हो या फिर बंदूकें उठाकर जंग छेड़ने का। पहले कांग्रेस सिर्फ ऑटोनॉमस रीजन अंडर ब्रिटिश क्राउन की डिमांड कर रही थी, पर इस हादसे के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने अंग्रेजों के शासन को जड़ से खत्म करने के लिए आवाज उठाई। उन लीडर्स में शामिल थे सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय। दूसरी तरफ नौजवान क्रांतिकारियों की गतिविधियां तेज हुई। भगत सिंह और उनके साथियों ने 1929 में भरी पार्लियामेंट में बम फोड़ा था। उनके ऊपर पहले से ही एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या का इल्जाम था। हालांकि उन्होंने बम फोड़ने के लिए ऐसी जगह को चुना था जिससे कोई भी जीवित हानि ना हो, फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह हमेशा से ही एक बात कहा करते थे, अगर बैरों तक अपनी आवाज पहुंचानी हो तो वो आवाज बड़ी होनी चाहिए। असैसिनेशन ऑफ डायर। भारत के लोगों को अंग्रेजों की लीगल सिस्टम से जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला, पर एक नौजवान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को सच्चा इंसाफ दिलवाया, वो भी पूरे 21 साल बाद। 1 अप्रैल 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में चल रही एक मीटिंग के दौरान सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग मैसेकर से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जिसका नाम काफी कम चर्चा में आता है। माइकल ओडवायर, जो इस इंसिडेंट के दौरान पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसी ने रेजिनाल्ड डायर को अमृतसर में चल रहे प्रोटेस्ट से डील करने के लिए फ्री हैंड दिया हुआ था। इस हादसे का जो असली गुनहगार था
आखिर उसकी मौत कैसे हुई? आर्मी से रिटायर होने के बाद जनरल डायर ने साउथ वेस्ट इंग्लैंड में एक जमीन खरीदी और वहाँ पर अपना फार्म हाउस बनाकर रहने लगा, पर वहाँ पर वो ज्यादा दिन शांति से जी नहीं पाया। जलियांवाला बाग हादसे के बस 6 सालों बाद उसकी तबीयत काफी खराब होने लगी। कई स्ट्रोक्स आए, पैरालिसिस हुआ, इस हद तक कि वो ठीक से बात भी नहीं कर सकता था। जिंदगी के आखिरी साल उसने अकेले डिप्रेशन में बिताए। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग जनरल डायर ने मरते वक्त अपनी करीबियों से कहा था कि कुछ लोग कहते हैं मैंने जो अमृतसर में किया वो सही था, और बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने जो किया वो गलत था। अब बस मैं मरना चाहता हूँ ताकि खुद भगवान से जाकर ये पूछ सकूं कि मैंने सही किया था या फिर गलत।